नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार राठौड़, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी से पर्यावरणीय मुद्दे विषय पर व्याख्यान देने जा रहा हूं। आज के इस व्याख्यान में हम यह समझेंगे, जानेंगे कि वर्तमान समय में पर्यावरण से संबंधित ऐसे कौन से मुद्दे हैं या क्या क्या मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर पृथ्वी के जीवन को प्रभावित करता है। हम जानते हैं पर्यावरण क्या है। परि प्लस आवरण। तो पृथ्वी में हम जैविकीय घटक और अजैविकीय घटक, ये दोनों घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इससे मिलकर के जो पर्यावरण बनता है, यह पर्यावरण इस जीवन के लिए अति आवश्यक है। अब यह जो संतुलन है, यह संतुलन प्राकृतिक रूप से बना रहता है, लेकिन यदि इसमें किसी भी प्रकार का कोई विक्षोभ या परिवर्तन हो जाए, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानव जनित हो, तो यह संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। और इसके बिगड़ने से जो आपदाएं उत्पन्न होती है या जो विकृतियां उत्पन्न होती है, कुछ बीमारियां उत्पन्न होती है, कुछ जीवन को प्रभावित करने वाले कारक उत्पन्न होते हैं, तो ये सब चीजें जो है पर्यावरणीय मुद्दों के अंतर्गत आती है। 20वीं सदी और 21वीं सदी में पर्यावरण के प्रति पूरे विश्व में बहुत जागरूकता उत्पन्न हुई है। 20वीं सदी से ही पर्यावरण के बारे में सोचने को विवश हो गया था मानव, क्योंकि कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हो गई थी जो सीधे तौर पर हमारे चारों ओर उपस्थित वायुमंडल के संतुलन को प्रभावित किया, और जिसके कारण हमें ये सोचना पड़ा कि पर्यावरण भी एक अहम हिस्सा है हमारा, जिसमें हम रह रहे हैं। तो उसके बारे में सोचने का जो ख्याल है या सोचने के लिए मानव को ही आगे आना होगा। तो इस व्याख्यान में हम निम्न बिंदु जो है उनको जानेंगे। उसके बारे में पर्यावरण एवं नियंत्रण, प्रदूषण एवं नियंत्रण, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। हम ये देखेंगे कि प्रदूषण है क्या, प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है, ठीक है, कैसे ये मानव जीवन को या अन्य जीवों को प्रभावित करता है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, वनोन्मूलन, ग्रीन हाउस प्रभाव, विश्वव्यापी उष्णता, ओजोन अपक्षय। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा हाईलाइट है। प्रत्येक देश, चाहे वो विकासशील हो चाहे वो विकसित देश हो, ये देश आज पर्यावरण के बारे में सोचने लग गए हैं। कई ऐसे संगठन बन गए हैं जो संगठन इसके बारे में नई अनुसंधान के लिए नई कमेटियां बनाते हैं, नए मंत्रालय बनने लग गए हैं, ठीक है, नए नए अधिनियम बन गए हैं जो संविधान में भी जोड़े जा रहे हैं कि पर्यावरण जो है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे कि प्रदूषण है क्या। यदि इसको डिफाइन किया जाए तो वायु, जल या मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविकीय लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी घटक हैं, अजैविकीय घटक, चाहे वो तापमान हो, प्रकाश हो, वायु हो, जल हो, ये सारे घटक जो है ये जीवन के लिए आवश्यक है। और इन सभी घटकों का प्राकृतिक रूप से बैलेंस बना हुआ है।
हम ये देखते हैं, आगे हम इसमें देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार हम मानते हैं उनमें से, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जीवन के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ऑक्सीजन है। तो हर घटक का अपना एक महत्व होता है, और यदि इन घटकों में किसी भी प्रकार का कोई अवांछनीय परिवर्तन हो जाए जो कि सीधे तौर पर मानव जीवन को प्रभावित करता हो या अन्य वनस्पति को प्रभावित करता हो, अन्य जीवों को प्रभावित करता हो, तो वो प्रदूषण में आता है। इसका सीधा सा मतलब निकलता है प्रदूषण यानी कि दूषित या मैला होना, उसे हम प्रदूषण कहेंगे। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित एवं संरक्षित करने तथा पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने के लिए पारित किया गया था, और इसी के अंतर्गत फिर कई संशोधन होते गए और नए नए इसमें कई अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद, इसमें कुछ नए संगठन बनाए गए, कुछ समितियां बनाई गई जो पर्यावरण के बारे में, उसके बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में ध्यान रखती है। अब हम देखें कि प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले कारक क्या कहलाते हैं। हम इस स्लाइड में देख रहे हैं प्रदूषक को क्लासिफाई किया गया है। तो हम देखेंगे प्रदूषक है क्या। प्रदूषक या पोल्यूटेंट जो प्रदूषण उत्पन्न करता है उसे हम कहते हैं प्रदूषक। ओडम ने प्रदूषक को उसके डिग्रेडेशन या विघटन के आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक अविघटनीय या दीर्घस्थायी और दूसरा जैव विघटनीय या अस्थायी। इनके नाम से इसका मतलब निकलता है विघटन के आधार पर। तो अविघटनीय का मतलब यह हुआ कि जो विघटित या डिग्रेड नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा पोल्यूटेंट यदि वो पर्यावरण के अंदर आ जाता है तो वो विघटित ही नहीं होगा और वो लंबे समय तक पड़ा रहेगा, इसलिए उसको दीर्घ स्थायी प्रदूषक कहते हैं। और दूसरा जो है वो है जैव विघटनीय या विघटनीय, जो बायो डिग्रेडेबल है, जैविक जीवों द्वारा उसको डिग्रेड किया जा सकता है, तो वो जैव विघटनीय हो गया। और ये अस्थायी होता है, थोड़े समय के लिए आएगा, डिग्रेड हो जाएगा और डिग्रेड होने के बाद में वो पर्यावरण से खत्म हो जाएगा। तो सीधा सा मतलब है कि अविघटनीय जो होते हैं वो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं पर्यावरण को। ये उस खाद्य श्रृंखला के अंदर मूव कर जाते हैं और खाद्य श्रृंखला में मूव करके हाई ट्रॉफिक लेवल पे चले जाते हैं और धीरे धीरे हर एक पोषण स्तर पर जाकर के इनकी मात्रा बढ़ती रहती है। आगे हम देखेंगे, इसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। अब उदाहरण यदि हम देख लें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड केवल एग्जाम्पल आते हैं। ये पूछा जाता है कि ये कोई एक प्रदूषक दे दिया और पूछते हैं कि ये कौन सा है या किस कैटेगरी में आता है। तो जैसे पीड़कनाशी डीडीटी, 2,4-D, 2,4,5-T जो हम यूज करते हैं, तो ये सारे क्या है, अविघटनीय है। यानी कि एक बार यदि हम यूज करेंगे तो वो लंबे समय तक पर्यावरण के अंदर पड़े रहेंगे। प्लास्टिक बहुत बड़ी समस्या है। प्लास्टिक आगे हम इसके बारे में देखेंगे कि हमारे भारत में ही एक बहुत बड़ा नवाचार हुआ है और प्लास्टिक को कैसे उसको प्लास्टिक से पार पाया जाए, समस्या से निपटा जाए। ऐसे मर्क्यूरियस लवण है, मरकरी जिसे हम पारा कहते हैं। तो पारा जो है ये ऐसी धातु है जो पर्यावरण में एक बार आ जाए, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में पीपीबी में ये सीधे तौर पे जीवों को प्रभावित करती है। आर्सेनिक यौगिक, तो ये सारे दीर्घस्थायी है। अब यदि हम जैव विघटनीय या अस्थायी प्रदूषक की बात करें तो इसमें मल, मूत्र, चमड़ा, बाल, सींग, अन्य उत्सर्जित पदार्थ है या घरेलू अपशिष्ट पदार्थ है। ये पदार्थ यदि देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये तो वैसे भी पर्यावरण में उपस्थित होते हैं। प्रदूषक कैसे हुए, यदि जीव मर जाता है तो उसका सारा जो शरीर का भाग है वो इसमें रहता है, तो वो डिग्रेड भी होता है, विघटित भी होता है। तो बहुत कम मात्रा में
यदि ये पर्यावरण में उपस्थित है तो ये नुकसान नहीं पहुंचाते, ये प्रदूषक का कार्य नहीं करता है। लेकिन यदि इनकी मात्रा अधिक हो जाए तो सीधे तौर पे ये पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि समुद्रों में एक साथ व्हेल मछलियां जो है वो समुद्र के किनारे आके मर जाती है। यदि कोई एक दो कोई मछलियां मर जाती है तो वो डिग्रेड हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। लेकिन यदि एक साथ 100-500 यदि मछलियां एक साथ किनारे पे आ जाती है तो वो खत्म हो जाती है, वो धीरे धीरे पॉल्यूशन क्रिएट करती है। अब दूसरी कैटेगरी जो है, ये प्रदूषक को उसकी उत्पत्ति के आधार पर डिवाइड किया ओडम ने। तो हम देखते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और आते भी हैं कि प्रदूषक जिसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है प्राथमिक प्रदूषक, दूसरा है द्वितीयक प्रदूषक। अब हम समझे प्राथमिक और द्वितीयक है क्या। प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो औद्योगिक इकाइयों या अन्य स्रोतों से सीधे वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सारे जो है सीधे तौर पर वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। और द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषक आपस में मिलकर के बनाते हैं। वायुमंडल में जो प्राथमिक प्रदूषक उपस्थित होते हैं वो आपस में अभिक्रिया करके वो द्वितीयक प्रदूषक बनाते हैं, और ये भी पर्यावरण के लिए प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं, प्रदूषक होते हैं। जैसे PAN, पान बोलते हैं इसको, परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछी गई, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पान ये बनता है। तो किससे बनता है पान? ये नाइट्रेट और ओजोन रिएक्शन करके बनाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ओजोन रिएक्शन करके पान बनाते हैं। तो ये एक द्वितीयक प्रदूषक है। ऐसे ही परोक्सी बेंजाइल नाइट्रेट, PBN, परोक्सी बेंजाइल नाइट्रेट। ऐसे ओजोन जो है द्वितीयक प्रदूषक है। धूम को जिसको स्मोग कहते हैं, स्मोग यानी जो स्मोक से और फोग से मिलकर बना होता है। तो दिल्ली में जो प्रदूषण जो है उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो है धूम को या स्मोग। तो ये एक दूसरी कैटेगरी हो गई कि प्रदूषक को उसकी उत्पत्ति के आधार पर डिवाइड किया गया है। अब हम पहले आते हैं वायु प्रदूषण पे। सीधा सा हम सब जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। इस वायुमंडल के अलग अलग स्तर बने हुए हैं। सबसे नीचे क्षोभ स्तर है, फिर हम आगे चलते हैं, इसमें समताप मंडल आता है। अब इस वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज है, भारी गैसेज जो पृथ्वी के निकट होती है, धीरे धीरे जो ऊपर चलते जाएंगे हल्की गैसें आएंगी। तो ये पूरा जो वायुमंडल बना हुआ है ये पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा आवरण बना हुआ है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, एक इंसुलेटर का काम कर रहा है। अब इसमें जितनी भी गैसें हैं ये सारी गैसें एक मात्रा में है और इनका आपस में संतुलन बना हुआ है। यदि इनकी मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो यह एक प्राकृतिक असंतुलन हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, असंतुलन के कारण प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो वायु प्रदूषण को यदि हम डिफाइन करें तो सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित वायु के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव परिवर्तन ही वायु प्रदूषण कहलाता है। अब ये परिवर्तन जो उत्पन्न होता है ये बहुत सीधे तौर पे लाइफ को प्रभावित करता है, मानव जीवन को प्रभावित करता है, और मानव जीवन में अधिकतर श्वसन संबंधी बीमारियां पैदा करता है। तो वायु प्रदूषण निरोध व नियंत्रण अधिनियम 1981 में भारत सरकार द्वारा ये लागू किया गया था। और वायु प्रदूषण को यदि हम देखें तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा किसके द्वारा वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो वायु प्रदूषण ऑटोमोबाइल से 60%, यानी सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल से वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण में बहुत सारे कारण हैं, औद्योगिक इकाइयां, चिमनियां हैं, ठीक है, जेट है, सुपरसोनिक है, कोयला, ईंधन वगैरह ये सब। तो
ऑटोमोबाइल से जो ईंधन जलता है जो 60% वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा इसी से होता है। तो कई बार ऑप्शन दे देते हैं, उस ऑप्शन में सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, तो ऑटोमोबाइल्स का हम ध्यान रखेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ये एक ऐसी गैस है, हम सीधे तौर पर यदि हम देखें तो हम श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, तो ये श्वसन की क्रिया है, हर जीव करता है, जितने भी एरोबिक लाइफ में हैं जितने जीव। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की परत ग्रीन हाउस की भांति कार्य करती है। ग्रीन हाउस हम देखेंगे कि एक ऐसा ग्लास का हाउस जिसके अंदर यदि कोई विकिरण आता है, ठीक है, तो उससे बाहर वो हीट या उष्मा जो है बाहर नहीं जा पाती, वो एक ग्रीन हाउस कहलाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो परत है वो ग्रीन हाउस की भांति कार्य करती है। इसके बारे में आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। 2018 में कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम लेटेस्ट बात कर रहे हैं कि 2018 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वृद्धि 1.7% हुई है, जो कि अब 33 गीगाटन हो गया है, यानी कि वृद्धि हुई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी एक निश्चित मात्रा वायुमंडल में है और ये पृथ्वी के लिए अति आवश्यक है। ये हम सोचें कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो होने पर एक संतुलन बना हुआ है पृथ्वी पे, जो कि एक टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ है। यदि इसकी मात्रा में कमी हो गई तो भी नुकसान होगा, और यदि ज्यादा हो गई तो भी ग्रीन हाउस जैसे इफेक्ट हमको देखने को मिलेंगे, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। भारत विश्व का चौथा बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादक देश है। तो 2018 में कार्बन उत्सर्जन में 6.3% की वृद्धि, जिसमें अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कोयला सबसे पहले है, उसके बाद तेल, देन गैस। परसेंटेज देख लें आप तो 7.1% कोयला उत्पन्न करता है कार्बन डाइऑक्साइड, देन उसके बाद तेल आता है और गैस आता है। तो क्वेश्चन जो आते हैं उस क्वेश्चन में आपसे ऑप्शन जो है आगे पीछे दे देंगे, सबसे ज्यादा पहले कौन आ गया, मान लो पहले गैस दे दी, फिर कोयला दे दिया, देन उसको प्रमुख इसमें तेल दे दिया, या ये सीरीज दे देंगे कोयला, तेल और गैस। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ऑटोमोबाइल से सबसे ज्यादा होते हैं, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो है भारत चौथा बड़ा उत्पादक देश है और सबसे ज्यादा कोयले से उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं अगला कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे रासायनिक सूत्र हैं और सिंपल है, जैसे हम देखते हैं जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 80% उत्पादन मोटर वाहनों से होता है। अब ये गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक घातक होती है, ये टॉक्सिक या विषाक्त गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड अब सीधे तौर पे हमें कैसे प्रभावित करती है कि हमारे ब्लड में, रुधिर में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, और यह हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में 210 गुना अधिक तेजी से जुड़ती है। तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की कैपेसिटी इससे ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा है। तो ये क्या करती है, जब हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो ये बना लेती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या काम करती है, जब वो हीमोग्लोबिन से जुड़ गई तो ऑक्सीजन को जुड़ने की तो जगह नहीं मिली। तो सीधी सी मतलब है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि वह एक एबनॉर्मल कंडीशन उत्पन्न करेगी, और कुछ जिसे हम कहते हैं सेरेब्रल एनोक्सिया, ये एक डिजीज हो जाती है। और इसको वैसे नॉर्मली यदि ये कहे कि यदि कार्बन मोनोऑक्साइड यदि जुड़ गई हीमोग्लोबिन से तो इसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई, हाइपो यानी कम। तो सेरेब्रल एनोक्सिया जो है ये भी एक डिजीज कॉज होती है, जिसके रुधिर में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा में 3 से 4% वृद्धि होने पर उत्पन्न होता है। और इससे क्या होगा, देखने और सुनने की क्षमता पर कुप्रभाव होता है।
दूसरा कि उत्प्रेरक परिवर्तक युक्त मोटर वाहनों में सीसा रहित पेट्रोल या डीजल का प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें जो उत्प्रेरक परिवर्तक यूज करते हैं वो प्लेटिनम, पैलोडियम और रेडियम धातु ये लगी रहती है उसके अंदर, जिससे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उसका उत्सर्जन कम होगा। अब वायु प्रदूषण में आगे चलते हैं, हम देखते हैं सल्फर यौगिक। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सारे प्रदूषक है जो सल्फर यौगिकों में आते हैं। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड को देख लें। 75% उत्पत्ति कोयले व पेट्रोलियम पदार्थों से होती है। तो सल्फर को यदि हम देखें, यदि कि ये सीधा सा वायुमंडल में ऐसा कौन सा कारक या फिर कौन सी ऐसी गैस या कौन सा ऐसा अम्ल है जिसके अंदर उपस्थित होता है, तो सल्फर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो वायुमंडल में भी ये बनता है। कैसे बनता है ये भी हम देखेंगे। तो आता कहां से है? कोयले से और पेट्रोलियम पदार्थों से। और भारत में अधिकतम सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण कोलकाता में है। और कुछ ऐसे प्लांट्स भी है जो सल्फर के प्रदूषण को इंडिकेट करते हैं, यानी उसको कहते हैं प्रदूषक सूचक, और वो प्लांट है ब्रायोफाइट्स एंड लाइकेन। ब्रायोफाइट जो है वो एक ऐसा पादप वर्ग है जो बहुत छोटे होते हैं, नम और छायादार स्थानों में उगते हैं, जो कि यदि साइंस वाले बच्चे तो समझ सकते हैं, आर्ट्स वालों के लिए थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। ये शैवालों से थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और टेरिडोफाइटा जो होते हैं उनसे थोड़ा सिंपलेस्ट होता है, उनके बीच में आते हैं। तो जहां पर रेगुलर नमी रहती है वहां उगते हैं, और ये लिवर बर्ड से लेकर के मोसेज तक होते हैं। हमने स्पेगनम का नाम सुना होगा, वो स्पेगनम जो है ब्रायोफाइटा है, जिसका द्वितीय विश्व युद्ध में कॉटन के रूप में की जगह पे उसका यूज किया गया था। तो ऐसे ब्रायोफाइट्स और लाइकेंस जो है ये एक ऐसे जीव है जो प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। दो अलग अलग ग्रुप, एक तो फंजाई किंगडम या जिसको हम कवक बोलते हैं, जिसको हम फफूंद बोलते हैं, और दूसरा शैवाल, ये दोनों आपस में सहजीवन में मिल करके बनाते हैं, उसे कहते हैं लाइकेन। तो सहजीवन में रहते हैं, यानी साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, तो उसे लाइकेन कहते हैं। तो ये इसके प्रदूषक है। ऐतिहासिक स्मारकों व मूर्तियों पर सल्फ्यूरिक अम्ल से सुंदरता कम होती है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये जल के साथ मिल करके क्या बनाती है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। आगरा में ताजमहल है और ताजमहल पे ये सल्फर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो अब तो काफी हद तक इसको पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कंट्रोल कर लिया गया है। तो उसका कारण जो है वो इस एसिड है, क्योंकि ये जब गिरता है तो उसे एसिड रेन कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में। तो ये धीरे धीरे वनस्पति और जीवों का तो नाश करता ही है, लेकिन जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। अधिकता से सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से पौधों में उत्तक्षय व हरिमहीनता रोग उत्पन्न होता है, फ्लोरेसिस कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यदि सूंघने पर देखें तो ये सड़े अंडे जैसी गैस इसकी सुगंध आती है। अधिकतम इसकी स्वीकार्य सांद्रता है वह 20 ppm पार्ट्स पर मिलियन, और 100 ppm से अधिक होने पर नेत्र श्लेष्माशोथ व 500 ppm से अधिक होने पर श्वसनीय निमोनिया हो जाता है। अब सबसे एक और इंपॉर्टेंट जो इसका यौगिक है वायु प्रदूषण का, वो है नाइट्रोजन यौगिक। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, और नाइट्रोजन के कई ऐसे यौगिक हैं जो प्राथमिक प्रदूषक या द्वितीयक प्रदूषक के रूप में वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके अलावा मृदा में भी नाइट्रोजन के यौगिक रहते हैं, वो होता है नाइट्रेट फॉर्म में NO3, नाइट्रेट फॉर्म में। अमोनियम आयन के फॉर्म में रहते हैं।
हम जानते हैं कि नाइट्रोजन है क्या। नाइट्रोजन प्रोटीन में रहता है। एक बहुत बड़ा नाइट्रोजन का रोल है हमारी बॉडी को बनाने में, सभी जीवों की बॉडी को बनाने में। तो प्रोटीन कंटेंट जो है मुख्य रूप से उसमें नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन आता कहाँ है? इसी वायुमंडल से आता है। यही नाइट्रोजन चाहे वो जैविकीय रूप से या अजैविकीय रूप से वो फिक्स होती है, स्थिरीकरण होता है उसका नाइट्रोजन यौगिकों में। और ये नाइट्रोजन यौगिक जो है वो हमारी खाद्य श्रृंखला में चलते हैं, मूव करते हैं, तो हमारी बॉडी को बनाते हैं। अब ये प्रदूषक का काम कैसे करते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल में हाइड्रोकार्बन से क्रिया कर अति विषाक्त द्वितीयक प्रदूषक, ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक, जैसे पहले हमने बताया था परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, परोक्सी बेंजाइल नाइट्रेट, ये बनाने का काम करता है और ओजोन भी क्रिएट होता है। सिगरेट और सिगार में NO2 उपस्थित होती है। जब सिगरेट और सिगार तो उसमें भी NO2 होती है। एरो एलर्जेंस, इसके अलावा यदि हम देखें तो वायुमंडल के अंदर उपस्थित परागकण व बीजाणु जो मानव में एलर्जी उत्पन्न करते हैं तो ये एक प्राकृतिक कारक है, मानव जनित कारक नहीं है। क्योंकि जो प्रदूषण हो रहा है वो प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण, दो मेन कैटेगरी है। तो वायु प्रदूषण जो है वो प्राकृतिक कारण से भी होता है। जैसे ज्वालामुखी फूट गया, विस्फोट हो गया, पूरा धूल धुआं उसके अंदर घूम गया, वायुमंडल में फैल गया, तो श्वसन से रिलेटेड जीवों को सबसे दिक्कत होने लगी। तो ये क्या है? प्राकृतिक कारण। लेकिन ये स्थानीय होते हैं, स्थानिक होते हैं, पूरा एक ग्लोबल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, और थोड़े समय बाद वो नॉर्मल हो जाता है। ऐसे ही प्लांट्स है, तो प्लांट्स में पादपों में परागकण जो होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि ये हवा में फैल जाते हैं, और हवा में फैलने के बाद में ये जो सांस लेते हैं तो उसमें एलर्जी क्रिएट होती है। तो ये भी एक प्राकृतिक कारण है। एरोसोल, ऐसे रसायन जो वायुमंडल में मिस्ट या वाष्प के रूप में तेजी से छोड़े जाते हैं। तो जेट प्लेन द्वारा एरोसोल होता है और उसमें CFC पाया जाता है। CFC का मतलब यह है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आप समझ गए होंगे क्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है और कार्बन भी है। अधिकतर लोग जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो CFC के बारे में जानते होंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी गैस है जो रेफ्रिजरेटर में, हम एसी में इनमें प्रशीतक के रूप में काम लेते हैं, कूलिंग के रूप में काम लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ओजोन जो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फीयर जो है उसमें पाई जाती है, एक लेयर होती है, और ये ओजोन हमें पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करती है। आगे हम इसका डिटेल भी देखेंगे। तो CFC जो है ये इस ओजोन को नष्ट करता है। इसमें स्पेशली क्लोरीन और एक क्लोराइड का अणु जो होता है वो कई सारे ओजोन के अणुओं को नष्ट करता है। इसलिए CFC जो है वो घातक होती है। अब नाइट्रोजन पे अभी हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण एशियाई देशों के साथ में, जिसमें भारत भी शामिल है, मिल करके एक दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब अनुसंधान परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना में यूनाइटेड किंगडम के सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी उसके द्वारा यह अनुसंधान किया जाएगा, जिसमें 50 से ज्यादा संगठन काम करेंगे। और दक्षिण एशियाई देश जो है, जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि नाइट्रोजन प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करना। और हमको बता दें आपको कि नाइट्रोजन प्रदूषण जो है वो वायुमंडल में भी होता है और मृदा में भी होता है। वायुमंडल में होगा तो नाइट्रोजन के है ये सारे सेकेंडरी प्रदूषक बनाएंगे, फिर ये मिलकर के एसिड रेन में भी बनते हैं, HNO3 के रूप में भी आते हैं। जब ये सोइल में आएंगे तो ये उसकी pH को अम्लीय कर देंगे,
ठीक है, उसकी उर्वरता को कम कर देंगे, पौधे जो सीधे नष्ट हो जाते हैं, तो सीधा तौर पे नाइट्रोजन प्रदूषण जो है वो एक बहुत बड़ा कारक है और इसके ऊपर ये अनुसंधान परियोजना अभी हाल ही में प्रारंभ की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं, यह है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी। एनजीटी क्या है? पर्यावरण संरक्षण, वनों व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं शीघ्र निपटान हेतु राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010 के तहत 2010 में एनजीटी की स्थापना की गई। तो भारत सरकार द्वारा एनजीटी की स्थापना की गई 2010 में और यह भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 से प्रेरित है, जो हमें यह कहता है कि भारतीय नागरिकों को स्वच्छ वातावरण का अधिकार प्रदान करता है। तो ये हमारा एक राइट हो गया। तो अब हम देखें कि इसमें एनजीटी के जो पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक निर्धारित श्रेणी में न्यायिक व विशेषज्ञ सदस्यों की न्यूनतम सदस्य संख्या 10 है। मिनिमम 10 सदस्य होंगे और हर श्रेणी में अधिकतम सदस्य जो है वो 20 होते हैं। अब हम आते हैं अम्लीय वर्षा पे। सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में ऑक्सीकृत होकर गंधक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो जल के साथ घुलकर वर्षा के रूप में गिरते हैं। इस डायग्राम में यदि हम देखें तो ये औद्योगिक इकाइयां जहां से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकल करके ये वायुमंडल में आते हैं और फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है जल के साथ मिलकर के H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वो जल के साथ मिलकर के क्या बनाएंगे? HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। और ये बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, कोई वाष्प के रूप में भी रह जाते हैं, धुएं के रूप में भी रह जाते हैं, लेकिन वो सारी अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब हम ये देखें कि वायुमंडल में SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं, फिर वहां से ये हजारों किलोमीटर की यात्रा भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जहां पर ये निकले हैं वहीं पे बारिश करेंगे, ऐसा नहीं है। तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो है ब्रिटेन है, और ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण जब तेजी से हुआ तो उसमें ये एसिड रेन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आई। और अभी भी यदि ब्रिटेन में जब भी स्नोफॉल होता है या उसमें, तो उसमें भी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। और ये एसिड रेन जो है ये जब पृथ्वी पर आती है बारिश के रूप में, तो ये जो सोइल है उसकी पीएच को डाउन करती है, कम करती है, उसकी उर्वरता को कम करती है, प्लांट्स पौधे नष्ट हो जाते हैं, और ये बह करके एसिड कहां आता है? हमारे जल के स्रोतों में, जो हम पानी पीने में काम में लेते हैं, और वहां से ये सीधे हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो एसिड रेन जो है वो सीधे तौर पर जीवों को प्रभावित करता है। ऐसे ही जहां जब ये एसिड झीलों में आता है तो वहां पे मछलियां सब नष्ट हो जाती है, मर जाती है। तो स्वीडन, नॉर्वे, न्यूयॉर्क की झीलों को मछलियों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। एक टर्म है वो है बायोसिनोसिस। बायोसिनोसिस क्या है? वस्त्र उद्योगों व कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में धूल व रुई के कण पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं, इसे कहते हैं बायोसिनोसिस। अब हम दिल्ली में प्रदूषण के बारे में बात करें तो स्पेशली वायु प्रदूषण, वो स्मोग के द्वारा, मैंने कहा स्मोग जो है वो एक द्वितीयक प्रदूषक है जो कि फोग और स्मोक से मिलकर बनता है। अब इसको कम करने के लिए सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि सीएनजी जो होती है वो बहुत अच्छी तरह से और कम मात्रा में जलता है, सस्ता भी होता है, और इसको चोरी या अपमिश्रित नहीं किया जा सकता। और इसके लिए इस प्रदूषण को कम करने के उपाय की पुरानी गाड़ियों को हटाना चाहिए, शीशा रहित पेट्रोल व डीजल का प्रयोग, कम गंधक युक्त पेट्रोल व डीजल का उपयोग, वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तकों का प्रयोग, वाहनों के लिए कठोर प्रदूषण स्तर लागू करना, ये सब प्रयास जो है करने पर हम प्रदूषण को
कंट्रोल कर सकते हैं। अब भारत सरकार द्वारा एक नई वाहन ईंधन नीति लाई गई है जो वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें यूरो 3 मानक के अनुसार पेट्रोल व डीजल में सल्फर की मात्रा जो है वो 150 ppm पार्ट्स पर मिलियन और 350 या 350 ppm होनी चाहिए, और ईंधन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 42% तक सीमित करना चाहिए। और जो हमारे वाहन चलते हैं, इस वाहन में जो उसका स्टैंडर्ड है, जो इसका इंजन, जिसमें भारत स्टेज 3, जिसमें दुपहिया वाहन, तिपहिया और 4 पहिया वाहन जो है ये अक्टूबर 2010 से लागू किया गया है, और भारत स्टेज 4 जो है ये 4 पहिया में ये अप्रैल 2010 से भारत के 13 बड़े शहरों में लागू किया गया है, जिसमें आगरा, लखनऊ, सूरत, कानपुर, शोलापुर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और बेंगलुरु है। इसका मतलब यह है कि भारत स्टेज 2 जो है वो इंडिया में कहीं भी लागू नहीं है। अब हम आते हैं जल प्रदूषण पर। जल प्रदूषण किसे कहेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में जल है, 75%। अब ये जल जो है वो लवणीय भी है और अलवणीय भी है। अधिक मात्रा जो है लवणीय जल की है जो समुद्रों में पाई जाती है, और अलवणीय जल जो है वो झीलों में, तालाबों में इसमें पाई जाती है, जो हमारे पीने के काम जल स्रोत है सारे। अब जल के भौतिकीय या रासायनिक प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाता है। तो सीधे तौर पर यदि हम डिफाइन करें तो ऐसे प्रदूषक जो जल को मैला करते हो, दूषित करते हो, वो जल प्रदूषण कहलाता है। इसके लिए जल प्रदूषण निरोध व नियंत्रण अधिनियम 1974 ये लागू किया गया, और इसी साल केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। अब जल प्रदूषण से न केवल मानव प्रभावित होता है, बल्कि जलीय जीव और स्थलीय जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर इस प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। इनमें बहुत सारे कारक हैं। पहला है घरेलू वाहित मल, जो हमारे घरों से जो पानी निकलता है नालियों में, यदि इसकी हम बात करें, ये पहले नंबर पे आता है। तो जैव निम्नीकरणीय कार्बनिक पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं, जिसे जीवाणुओं द्वारा अपघटित किया जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। हम कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, खाना बनाना, किचन का, ये सारा पानी जो है नालियों के थ्रू, मल मूत्र वगैरह ये नालियों के थ्रू कहां जा रहा है? सीधा होता हुआ जल स्रोतों में जाके गिरता है, जो जल को प्रदूषित करता है। अब जब जीवाणु जो है, ये सारे इसमें जो पदार्थ होते हैं कार्बनिक पदार्थ, यदि ये बायोडिग्रेडेबल है और जीवाणु उनको डिग्रेड कर देते हैं, तो हम इसको प्रदूषण क्यों मानते हैं? हमने पहले भी कहा था कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो यदि इसकी सीमित मात्रा में होता है और यदि वो क्रिएट होता है, तो ऑटोमेटिक नेचर के अंदर ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि किसी भी प्रदूषक को ऑटोमेटिक वो डिग्रेड करते हैं और देन उसको प्योर कर देते हैं। आगे हम देखेंगे, इसको वाटर सेल्फ प्योरिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन यदि कोई मात्रा अधिक मात्रा में आ जाए, यदि कोई कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में यदि आ जाए, तो उस समय उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो कि सीधे तौर पर उसकी लाइफ को, जो जलीय लाइफ है, उसको प्रभावित करते हैं। तो जीवाणु जब इन कार्बनिक पदार्थों को डिग्रेड करते हैं तो इसमें बीओडी और सीओडी ये बढ़ जाती है। बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, किसी भी कार्बनिक पदार्थ को डिग्रेड करने में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा बीओडी कहलाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, किसी भी कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा, ये कितनी है, इसे कहते हैं बीओडी। और सीओडी में क्या होता है कि कार्बनिक के साथ साथ उसका केमिकल भी आ जाता है, रासायनिक भी आ जाता है। ये दोनों को डिग्रेड करने में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वो सीओडी कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सीओडी इज ऑलवेज मोर देन बीओडी। तो जब किसी मैटर को डिग्रेड करना होता है तो उसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, उसका ऑक्सीडेशन करना होता है।
तो पदार्थ ज्यादा होगा तो जीवाणु इसको अपघटित करेंगे, और अपघटित करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि डीओ कम हो जाएगी। डीओ यानी डिजोल्व ऑक्सीजन, जल में घुलित ऑक्सीजन। तो जल में घुलित ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और वो जो ऑक्सीजन है वो सारी काम आ जाएगी कि उस पदार्थ को डिग्रेड करने में। तो जो जलीय जीव जो सांस लेने में ऑक्सीजन, घुली ऑक्सीजन प्रयोग में लेते हैं, तो उनको नहीं मिलेगी, तो वो मर जाएंगे। प्लांट्स होंगे, उनको नहीं मिलेगी, तो वो खत्म हो जाएंगे। तो पूरा जो है वहां का जो है एक तंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है वो प्रभावित होता है, असंतुलित होता है। तो बीओडी और सीओडी बढ़ने पर जल में घुलित ऑक्सीजन में कमी, जिससे जलीय जीवों में मृत्यु दर में वृद्धि होती है। तो ऐसे ही कई खरपतवार होती है, जैसे आइकोनिया कैसीपीस, ये जलीय खरपतवार है, ये बंगाल का आतंक कहा जाता है इसको। अस्पतालों के वाहित मल में, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, ये सारे रोगाणु जो है ये जल के द्वारा हमारे जल स्रोतों में आते हैं, वहां से हमारी शरीर में पहुंच जाते हैं, जिसमें पेचिस है, टाइफाइड, पीलिया, हैजा। दूसरा नंबर है वो है औद्योगिक बहिस्राव। जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं, ये अधिकतर, क्योंकि इसमें कूलिंग प्रोसेस को चलती है, तो ये मशीनों को, गर्म मशीनों को ठंडा करने के लिए पानी का यूज करते हैं। तो अधिकतर इकाइयां जो है नदियों के किनारे या जो जल स्रोत होते हैं उनके किनारे उपस्थित होती है, स्थापित की जाती है। तो इस औद्योगिकीकरण के दौर में मानव ने केवल अपना फायदा देखने के लिए इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों के जीवन को दांव पे लगाया। कैसे? जब औद्योगिकीकरण का दौर प्रारंभ हुआ तो पर्यावरण के बारे में किसी ने नहीं सोचा, बस उस प्रोडक्शन के बारे में सोचा जो मानव के हित में है। लेकिन जब पर्यावरण ने वापस रिएक्शन किया, तब इंसान को यह सोचना पड़ा कि हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तब जाकर के कई सारे संगठन बने विश्व में जो निरंतर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो औद्योगिक बहिस्राव, वहां से निकलने वाला जो पदार्थ है, जो एफ्लुएंट है, जैसे पेट्रोलियम, कागज उत्पादन, धातु निष्कर्षण, प्रसंस्करण, रासायनिक उत्पादन जैसे उद्योगों से जल बहिस्राव में बहुत सारे हानिकारक तत्व उपस्थित होते हैं। जैसे भारी धातुएं जिनका 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से कम घनत्व होता है, उसे भारी धातुएं कहते हैं। जैसे पारा है, कैडमियम है, तांबा है, सीसा है, ये सारे कार्बनिक पदार्थ यौगिक उपस्थित होते हैं। तो इससे जुड़ी हुई घटना है एक मिनीमाटा खाड़ी दुर्घटना, जहां पे पारा प्रदूषण जो है वो 1950 में जापान तट के निकट हुआ था, और इससे जो मरकरी है, ये पारा जो है वो जल में घुलित हो गया, और वहां से वहां के जलीय जीव जो है उनके शरीर में गया, और उन मछलियों को खाने से लोगों के अंदर विकृतियां उत्पन्न हुई। तो इसे हम मिनीमाटा खाड़ी दुर्घटना के नाम से जानते हैं। और ये जब धातुएं या विषैले जो तत्व होते हैं जब किसी जलीय जीव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो ये वहां से खाद्य श्रृंखला से होते हुए अलग अलग पोषण स्तर में जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं इकोलॉजी हम पढ़ते हैं, इसमें खाद्य श्रृंखलाएं पढ़ते हैं जिसमें अलग अलग पोषण स्तर बने हुए हैं। तो सबसे निचले पोषण स्तर से फिर अगले पोषण स्तर पर ये तत्व जो होते हैं ये स्थानांतरित हो जाते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे वहां पर स्थानांतरित होने के साथ में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो धीरे धीरे इकट्ठे होते रहते हैं उसी पोषण स्तर पे। तो वो जो इकट्ठे होते रहते हैं उसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में किसी अविषाक्त कार्बनिक पदार्थ की सांद्रता का क्रमिक पोषण स्तर में वृद्धि होना, उसे हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। जैसे पारा है, डीडीटी है। डीडीटी जल में सामान्य सांद्रता जो है वो 0.003 पार्ट्स पर बिलियन है, लेकिन बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन द्वारा एक खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों में वृद्धि करती हुई टॉप लेवल यदि जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें इसकी मात्रा कितनी हो गई, 25 ppm तक बढ़ जाती है। तो जहां इसकी स्टैंडर्ड जो है वो लिमिट जो है वो 0.003 ppb होनी चाहिए। तो यदि किसी ट्रॉफिक लेवल पे ये 25 ppb तक चले, ppm पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंच जाती है, तो फिर ये एक घातक स्थिति है। इसके अलावा कुछ डिजीज होती है जैसे फ्लोरोसिस।
तो फ्लोरोसिस जो है यानी कि फ्लोरीन, तो उद्योगों से निकले फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से कुबड़पन व हड्डियों में कैल्सीकरण होता है। अधिकतर रेगिस्तानी इलाकों में, राजस्थान के और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में ये पाई जाती है फ्लोरोसिस की स्थिति। दूसरा है नोक नी सिंड्रोम। तो फ्लोराइड्स व कैल्शियम हड्डियों में एकत्रित होकर जोड़ों में दर्द व पैरों घुटने के बाहर की ओर मिट जाते हैं। तो ये स्थिति जो है नोक नी सिंड्रोम कहलाती है। तो नोक नी सिंड्रोम डिजीज है, किसके द्वारा कॉज हो रही है? फ्लोराइड और कैल्शियम दो का मेन रोल आ रहा है। अब जो जल प्रदूषण से स्थिति उत्पन्न होती है, एक और परिघटना जिसको हम कहते हैं सुपोषणी। सुपोषणी या यूट्रोफिकेशन, यू यानी ट्रू और ट्रोफिकेशन, ट्रोफिक लेवल एंड न्यूट्रिएंट रिच कंडीशन, ट्रू न्यूट्रिएंट रिच कंडीशन। अत्यधिक पोषक पदार्थ युक्त जल निकाय। यदि किसी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत ज्यादा हो, स्पेशली न्यूट्रिएंट कौन से हैं? फॉस्फेट एंड नाइट्रेट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पहला, यूट्रोफिकेशन का मीनिंग क्या है? तो हम कहते हैं अत्यधिक पोषक पदार्थ युक्त जल निकाय। दूसरा, यूट्रोफिकेशन किसके कारण, स्पेशली कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट है जिसकी वजह से क्रिएट होते हैं? तो स्पेशली नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। ये यदि अधिक मात्रा में उपस्थित है, इसका मतलब वो वाटर बॉडी यूट्रोफिक वाटर बॉडी है, सुपोषणी है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि जहां न्यूट्रिएंट अधिक मात्रा में है तो क्या होगा? वहां पे जलीय जीव जो है फाइटोप्लैंक्टॉन्स अधिक मात्रा में वृद्धि करेंगे। एल्गी या शैवाल उसमें अधिक मात्रा में वृद्धि करेगी। इतनी वृद्धि करेगी, लग्जरियंट वृद्धि होगी उसकी, और वो पूरी वाटर की सरफेस को, जल की सरफेस को कवर कर लेगी, और उसे हम कहते हैं एल्गल ब्लूम, शैवाल प्रस्फुटन। तो सुपोषित जल निकाय में शैवालों की तीव्र वृद्धि के कारण जल की सतह, संपूर्ण सतह का शैवालों से ढक जाना शैवाल प्रस्फुटन कहलाता है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि स्पेशली नाइट्रेट या नाइट्रोजन फॉर्म में और फास्फोरस जो होते हैं, ये फॉस्फेट फॉर्म में, ये जल में उपस्थित होने पर ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स, और यहाँ पे पूरी सरफेस जो है ये बताई गई है कि ये ब्लूम बना हुआ है, ये कवर हो जाता है। तो जब वाटर की सरफेस कवर हो जाएगी तो लाइट पहला पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी अंदर की तरफ। तो लाइट जब अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो जल के अंदर जो जीव, जो पादप है, उन पादपों को फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट नहीं मिलेगी। जो लाइट नहीं मिलेगी देन क्या होगा? ऑक्सीजन क्रिएट नहीं होगी, निकलेगी नहीं, उत्पन्न नहीं होगी। ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होगी तो ऑक्सीजन की मात्रा में कमी का एक कारण ये हो गया। दूसरा कि जब ये लग्जरियंट ग्रो करेगी, सरफेस को कवर कर लेगी, तो जब ये मेच्योर हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, तो धीरे धीरे ये अपने आप डिग्रेड होने लगेगी, मृत हो जाएगी, मृत होकर के जमीन पे बैठने ले जाएगी, नीचे पेंदे में। तो ये जब ये डिग्रेड होकर नीचे ये डेथ होकर के इसकी ये पेंदे में बैठने लग जाएगी, तो ये ऑर्गेनिक मैटर है, और इस ऑर्गेनिक मैटर को डिके होना है, डिग्रेड होना है। तो डिग्रेड होने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड पड़ेगी, तो बैक्टीरिया इसको डिग्रेड करेंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड होगी। तो ये जो घुलित ऑक्सीजन इसके अंदर है, वो ऑक्सीजन जो है वो इसको काम में आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बीओडी इंक्रीज हो जाती है, और बीओडी इंक्रीज हो रही, इसका मतलब डीओ कम हो गई, डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गई। तो क्या होगा? इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है जलीय जीवों पर और इस पे वनस्पति पे पड़ेगा, तो वो नष्ट हो जाती है। तो ये सीधा प्रभाव पड़ता है किसकी वजह से? नाइट्रेट एंड फॉस्फेट की वजह से। और ये तब पड़ेगा, नेचुरली यदि ये आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कम मात्रा में आते हैं, और यदि ये क्रिएट भी हो जाती है तो तुरंत डिग्रेड होती है और अपने आप जमीन में बैठ जाएगी। फिर जो ही ये मृत होकर के पेंदे में बैठेगी, तो ये क्या करती है? एक साथ पूरी जो शैवाल है वो एक साथ जब जमीन में बैठेगी तो ये वाटर को प्योर भी कर लेती है, साफ हो जाता है, जितने भी इसमें जो गंदगी होती है वो उसके साथ नीचे बैठ जाती है, तो वाटर एकदम प्योर हो जाता है। इसको होता है वाटर सेल्फ प्योरिफिकेशन। तो जो ये डिके होगा वापस डिग्रेडेशन हो जाएगा, डिग्रेडेशन होते पुनः न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जल के अंदर आ जाएंगे, वहां पे वाटर रिच हो जाएगी, न्यूट्रिएंट रिच कंडीशन हो जाएगी, और होते ही अगेन दोबारा ये ब्लूम बना लेगी।
तो ये तो नेचुरली एक प्रोसेस चलता है, उसे कहते हैं वाटर सेल प्यूरिफिकेशन। शर्त यह है कि उसमें नेचुरली नाइट्रेट एंड फॉस्फेट मात्रा कम होती है। लेकिन जब मानव के द्वारा आगे चल करके यदि इसमें न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं तो इसकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है और उससे बीओडी सीओडी बढ़ जाती है, डीओ कम हो जाती है और उसकी वजह से ये स्थिति प्रदूषण की उत्पन्न होती है। अब है कृषि रसायनों में के स्राव। कृषि में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से जैसे नाइट्रेट एंड पीड़कनाशी इत्यादि जल में संचित हो जाते हैं। मेट हीमोग्लोबिन, ये नवजात शिशुओं में नाइट्राइट्स की अधिकता से उत्पन्न होता है। ये नाइट्राइट्स जो होते हैं ये ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाते हैं और मेट हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और ये मेट हीमोग्लोबिन जब इससे जुड़ जाता है तो ऑक्सीजन जो है वो जुड़ नहीं पाता है, तो जिससे क्या होता है, त्वचा नीली और शिशु की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही इकोसेंस शौचालय, ये एक शुष्क टॉयलेट कंपोस्टिंग है जिसमें मानव उत्सर्ग का पुनःचक्रण कर प्राकृतिक उर्वरक में परिवर्तित किया जाता है। भारत में केरल और श्रीलंका में इसका प्रयोग किया जाता है। सैनिटरी लैंडफिल्स, ये सारी वो डेफिनेशन है जो कहीं एग्जाम में पूछी जाती है। उसका मतलब क्या होता है, अपशिष्ट को संहनन के द्वारा गड्ढे या खाई में डाल दिया जाता है तो उससे सैनिटरी लैंडफिल्स कहते हैं, तो उससे प्रदूषण कम किया जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, उर्वरकों में अत्यधिक प्रयोग से मृदा में नाइट्रेट स्तर के कारण उत्पन्न रोग। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है उसका मेन कारण जो है वो है नाइट्रेट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नाइट्रेट जो कीटनाशक होता है वो पॉलीक्लोरिनेटिक बाइफिनाइल, उसमें ये उपस्थित होता है। बायोगैस, ये हम सभी जानते हैं, मृदा प्रदूषण करने वाले पशु मल से बायोगैस या गोबर गैस का उत्पादन किया जाता है जिसमें मुख्यतः मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। डीडीटी के स्थान पर मिथॉक्सीक्लोर, ये एक बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड है, इसका उपयोग करना चाहिए। कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए एक पॉपुलर फार्मर है सोनीपत हरियाणा के रमेश चंद डागर, वो काम कर रहे हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लब बना रखा है और हरियाणा किसान कल्याण क्लब के नाम से जाना जाता है। और एक इसमें और इम्पोर्टेंट है प्लास्टिक अपशिष्ट उपचार। प्लास्टिक हम जानते हैं कि आज के दौर में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये एक अविघटनीय प्रदूषक है। तो प्लास्टिक पर बेंगलोर के रसूल खान और अहमद खान, ये दोनों भाई है और इनकी जो फैक्ट्री जो थी पहले बेंगलोर में, वो पॉलीथीन बैग जो है बनाने की थी। और जब कर्नाटक सरकार ने इस पे बैन लगाया तो इनके पास कोई चारा नहीं था कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि कई सारे एम्प्लॉइज थे जो कि इनके ऊपर डिपेंड थे 100 से ज्यादा। तो उस समय इन्होंने सोचा कि इस प्लास्टिक का कहीं यूज किया जाए। तो एक इनोवेटिव आइडिया जो है उनके दिमाग में आया और उन्होंने प्लास्टिक को डामर के साथ, बिटुमिनी के साथ में मिक्स करके छोटे छोटे गड्ढों को भरना स्टार्ट किया। तो गड्ढों को भरा तो इनको लगा कि ये ड्यूरेबल है, चल जाएंगे। तो धीरे धीरे इन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। इनके जो सुपुत्र है वो भी इसके साथ में जुड़े, जो क्योंकि वो इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो इन्होंने मिल करके एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। इन्होंने पूरे बेंगलोर में 600 से ज्यादा गड्ढे भरे और ये प्रोजेक्ट जो है वो धीरे धीरे पॉपुलर होता गया। गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया, इसका पेटेंट हुआ और आज की डेट में 1400 से ज्यादा किलोमीटर सड़कें जो है इंडिया में बन चुकी है, स्पेशली बेंगलोर में। और 2 किलोमीटर के करीब ये दिल्ली में भी बनी है और 6 किलोमीटर करीब हैदराबाद में भी सड़कें बना चुके हैं। और बाहर के देश जो है वो भी इस जो इनका इनोवेटिव आइडिया जो है इसको यूज में किया जा रहा है कि प्लास्टिक को लेकर के इससे सड़क बनाई जाए। एक है, यदि हम जल प्रदूषण की बात करें और हम एनएमसीजी की बात नहीं करें तो ये मुझे लगता है कि हम न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा नेशनल गंगा काउंसिल का गठन किया गया है 7 अक्टूबर 2016 को। और इसमें इन्होंने एक सोसाइटी को पंजीकृत किया है जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नमामि गंगे। ये एक पंजीकृत संस्था है। 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में इसको पंजीकृत किया गया था और गंगा काउंसिल पे 1000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट आया है तो गंगा के प्रदूषण को कम करने के लिए। तो हम जानते हैं कि गंगा में ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में है। अब ये
एनएमसीजी जो है इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री, और डायरेक्टर जनरल जो है एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। रेडियोधर्मी प्रदूषण, नाभिकीय विस्फोट, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों से रेडियोधर्मी बहिस्राव को रॉयल वेस्ट कहा जाता है। वे समस्थानिक पदार्थ जो अपने विघटन के समय आयनीकरण, विकिरण, चाहे वो अल्फा, बीटा, गामा या एक्सरे निकलती है, ये रेडियोधर्मी कहलाते हैं। सबसे पहली नाभिकीय दुर्घटना थ्री मॉल आइलैंड, अमेरिका 1979 में। द्वितीय नाभिकीय दुर्घटना चेरनोबिल 1986 में हुई। और रेडियोधर्मी अपशिष्टों को समुद्र से दूर जमीन में 500 मीटर गहराई में स्टेनलेस स्टील में सील बंद करके दबाना चाहिए, तब जाके इसके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण, 1987 में संशोधन कर ध्वनि प्रदूषण शामिल किया गया। अनिच्छापूर्ण ध्वनि जो मानवीय सुविधा, स्वास्थ्य व गतिशीलता में हस्तक्षेप करती हो, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इसकी मापन इकाई डेसिबल है। पूछते हैं ये क्वेश्चन, हरित वनस्पति की पट्टी व ध्वनि अवशोषक पदार्थों का उपयोग कर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो ये दो मेन कारण है, एक तो हरी पट्टी और दूसरा ध्वनि अवशोषक पदार्थों का उपयोग। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो अधिकतर इस पे आते हैं कि कितनी डेसिबल होनी चाहिए। तो वार्तालाप की ध्वनि 60 डेसिबल, ध्वनि प्रदूषण जो है वो अबो 80 डेसिबल, असहनीय शोर जो है 130 डेसिबल, जेट प्लेन ध्वनि, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जेट प्लेन ध्वनि जो है वो 150 डेसिबल, रॉकेट की 180 डेसिबल। अब आता है वनोन्मूलन। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 33% और पर्वतीय क्षेत्रों में 67 या 67% वन क्षेत्र होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में भारत में 19.4% वन क्षेत्र है, बहुत कम है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, अभी गया है, और इसकी स्थापना जो है यूएनओ के द्वारा 28 नवंबर 2012 में की गई अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की, और पहला अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2013 को मनाया गया, और इस वर्ष जो मनाया गया उसकी थीम जो है वन और शिक्षा थी। ये करंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड है। कारण जनसंख्या वृद्धि, वृक्ष, इमारती लकड़ी, काष्ठ ईंधन, पशु फार्म इत्यादि उद्देश्यों के लिए वन को काटा जाता है। झूम खेती जो है वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। इसका मतलब ये होता है कि काटो और जलाओ कृषि के द्वारा, एक जगह जाओ वहां पे काटो, दिन वहां पे जला दो, देन अगेन दूसरी जगह दो। इससे नुकसान भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, बायोडाइवर्सिटी कम होती है, जलीय चक्र में असंतुलन उत्पन्न होता है, मृदा अपरदन होता है, मरुस्थलीकरण, ये सारे कारण जो है वो वनोन्मूलन के कारण होते हैं। इसके लिए हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, रिफोरेस्टेशन करके इसको बचाया जा सकता है। अब है वन संरक्षण। वृक्षों की कटाई के विरुद्ध प्रथम जन आंदोलन 1731 में राजस्थान के खेजड़ली गांव जोधपुर में विश्नोई संप्रदाय की अमृता देवी के नेतृत्व में हुआ। एक बहुत बड़ी घटना थी जो एक प्रेरणादायी घटना के रूप में लिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। 363 सदस्यों ने खेजड़ियों से चिपक गए और जिन्हें वृक्षों के साथ ही वहां के महाराजा ने कटवा दिया था। तो बहुत बड़ी घटना थी ये। तो भारत सरकार द्वारा अमृता देवी विश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। एक आंदोलन हुआ, चिपको आंदोलन, 1972 में टिहरी गढ़वाल की गोरा देवी के नेतृत्व में हुआ। इसका प्रारंभ चंपोली, टिहरी, गढ़वाल उत्तरांचल राज्य में 29 मार्च 1973 में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने साइमन कंपनी को अंगू के पेड़ काटने की इजाजत दी थी, और इसके जो वर्तमान प्रणेता है वो टिहरी आंदोलन के जनक श्री सुंदरलाल बहुगुणा, पद्मश्री से अवार्डेड है, श्री मणि प्रसाद भट्ट, ये इसके प्रणेता है। उद्देश्य ये था कि वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना और वृक्षारोपण करना, क्योंकि हम 5F पे इससे मिलते हैं हमको, फूड, फोडर, फ्यूल, फर्टिलाइजर, फाइबर। ऐसा ही एक एपिको आंदोलन है जो कर्नाटक में याडूरंग हेगड़े के नेतृत्व में हुआ, कर्नाटका में। संयुक्त वन प्रबंधन 1980 में, इसमें स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर के वनों की सुरक्षा और प्रबंधन का कार्य करने की दिशा में। अब हम देखते हैं इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव। जे फोरियर 1827 ने इसको नाम दिया। किसे कहते हैं कि प्राकृतिक घटना जिसके कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म हो जाए।
पृथ्वी की सतह अवरक्त या इंफ्रारेड विकिरणों के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित करती है। इसका अधिकांश भाग वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित हो जाता है। इन गैसों के अणु ऊष्मा ऊर्जा विकिरण पर पृथ्वी की सतह को पुनः गर्म करते रहते हैं। इसको डायग्रामेटिक रूप में हम इसे समझ सकते हैं कि जब सन से विकिरण आते हैं पृथ्वी की सतह पर तो ये टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसमें जब ये सोलर रेडिएशन आती है तो इसको कई वाष्प के द्वारा, ठीक है, पृथ्वी की सतह के द्वारा, जल के द्वारा, पेड़ पौधों द्वारा कुछ अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ निकल जाती है। लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस वायुमंडल में जाती है तो कुछ ऐसी गैसें होती है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण एक परत का निर्माण कर लेती है, और जिसके कारण ये रिफ्लेक्टेड जो रेडिएशन होती है ये वापस बाहर नहीं जा पाती और ये अंदर ही रह जाती है, जिससे धीरे धीरे ऊष्मा जो है उसकी बढ़ती रहती है और ये एक ऐसा चेंबर बन जाता है जो एक ग्लास के चेंबर की तरह होता है, जिसके अंदर विकिरण आ तो जाता है लेकिन वो हीट जो है बाहर नहीं निकल पाती है। तो वो एक ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। तो हमारी पृथ्वी जो है वो उसी ग्लास के हाउस की तरह ये हो जाती है। ये तब होती है जब ये ग्रीन हाउसेज जो है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो। कौन कौन सी है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, जलवाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सीएफसी, ओजोन, ये सारी। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि एक सीक्वेंस दे देते हैं कि कौन सा इसमें कौन सा ग्रुप जो है या कौन सा ऑप्शन सही है। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसकी मात्रा के अनुसार दे दिया। जैसे ये मैंने आपको करेक्ट जो है इसका सीक्वेंस दिया है, तो आगे पीछे करके इसके 4 सीक्वेंस दे देंगे। तो सबसे ज्यादा गैस जो है वो ग्रीन हाउस की कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद मिथेन आती है, फिर आती है सीएफसी, देन आती है नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं, मिथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक एक्टिव है, यानी 20 गुना से ज्यादा जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट दर्शाती है, लेकिन मात्रा इसकी कम है। ठीक है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होना, जिससे साइक्लोन्स आते हैं, हरिकेन्स आते हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। दूसरा है कि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, टेम्परेचर पृथ्वी के चारों तरफ बढ़ेगा, पृथ्वी का टेम्परेचर, तो क्या होगा? समुद्र का जल स्तर जो है वो भी बढ़ेगा, वाटर लेवल जो है वो भी डिस्टर्ब होगा। देन पूरा इकोसिस्टम या लाइफ जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। साथ ही जो मौसम के अंदर अवांछनीय परिवर्तन होंगे, मौसम चक्र बदल जाएंगे, और चक्र बदलेंगे तो पूरा जो है आगे का सिस्टम जो है इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। और ग्रीन हाउस बढ़ने पर ह्यूमन की लाइफ या हम कह सकें पूरे पृथ्वी पर उपस्थित जीवन जो है उसका और इकोनॉमी ये सब सफर करते हैं, और इसलिए टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना ये अति आवश्यक हो जाता है। अब एक आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये रिजल्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, यानी पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाना। तो फोरियर ने इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ही उत्तरदायी माना था कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। यह आज से बहुत साल पहले बता दिया था। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ता है, उसे हम विश्वव्यापी उष्णता कहते हैं। तो सन 2100 तक विश्व का तापमान 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। प्रभाव क्या होगा? जलवायु परिवर्तन होगा, हिम चोटियों का पिघलना, समुद्र तल का बढ़ना। एक नई स्टडी है जो अभी हाल ही में आई है 2018 में, डेनमार्क टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्पेस लैब, इसका एक अध्ययन हुआ है। उसमें इन्होंने बताया कि 2003 के मुकाबले 2013 में ग्रीनलैंड ग्लेशियर पिघलने की दर 4 गुना वृद्धि हुई है। ये 2013 की जगह 2018 पढ़ना, 2018 की स्टडी है कि 3 के मुकाबले 18 में ग्रीनलैंड ग्लेशियर पिघलने की दर जो है उसमें 4 गुना वृद्धि हुई है। तो 20वीं सदी में समुद्र जल स्तर में औसतन 20% की वृद्धि हुई, और 21वीं सदी में 3.3 मिलीमीटर प्रति वर्ष की वृद्धि हो रही है, नहीं ज्यादा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का ये प्रभाव है। ऐसे ही ओजोन अपक्षय, वायुमंडल में समताप मंडल में ओजोन परत है, ये ओजोन परत उपस्थित होती है जो सूर्य से आने वाली
अल्ट्रावायलेट विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर उपस्थित सजीवों की सुरक्षा करती है। और यदि ये किसी कारणवश पृथ्वी पर आ जाए तो ये त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद इत्यादि रोगों को जन्म देती है। और यूवी रेज जो है ये 3 टाइप की है। इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसकी रेंज पूछी जाती है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। तो हम देखते हैं कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य की जो विकिरण होगी, सबसे कम, जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसमें एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि यूवीसी जो है वो 100 to 280 नैनोमीटर है, तो इसका मतलब इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है। और यूवीबी जो है 280 से 315, और यूवीसी जो है, और यूवीए जो है 315 से 400 नैनोमीटर। और ये म्यूटेशन क्रिएट करते हैं डीएनए में और कैंसर कोज करते हैं। और ओजोन को मापने की इकाई जो है उसे कहते हैं डॉप्सन। तो ये हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो ट्रोपोस्फियर, क्षोभ स्तर, और ऊपर स्ट्रेटोस्फियर जो है, इन दोनों के बीच में उपस्थित है। और ये देखें कि यहाँ पे ये जो बता रखा है एरिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ओजोन का होल बन गया है। होल का मतलब छेद नहीं है, कि वहां पे होल का मतलब है कि ओजोन की परत का पतला होना। जब पतली हो जाती है तो वहां पे ये यूवी रेज जो है ये पार करके अंदर की तरफ आ जाती है, और जहां मोटी होती है वहां पे ये नहीं आ पाती। ठीक है। अब इस डायग्राम से भी हम देख सकते हैं कि किसके द्वारा क्या प्रभावित होता है। अलग अलग रेज दे रखी है। तो सीएफसी जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है ओजोन का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन छिद्र जो बनता है, इसका मतलब ओजोन परत का पतला होना, और प्रति वर्ष सितंबर माह में ये पतला हो जाता है, और ये भी अंटार्कटिका के क्षेत्र में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी एक हम जानते हैं इसके बारे में, कि मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, 1989 में ये प्रभावी हुई, और ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद।